अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज टॉप स्टोरीज है। नून लीग का नजरियाती से नजर ज़रूरत तक का सफ़र लगता है कि अब मुकम्मल होने को है। नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। आज शहबाज शरीफ साहब ने इस हवाले से हतमी ऐलान एक मरतबा फिर दोहरा दिया है। प्रोग्राम की पहले हिस्से में इस पर बात करेंगे। उसके बाद इलेक्शन करीब है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मसाइल में इजाफा तो हो रहा है, लेकिन साथ साथ कानूनी फ्रंट पे हम देख रहे हैं कि उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो बड़ी एम्बिगुअस और कन्फ्यूज्ड है। पहले एक इस्तदा करते हैं, अदालत में जाकर फिर मान लेते हैं कि शायद स्ट्रैटेजी में गलती हो गई। ये क्या हो रहा है और कौन इंचार्ज है पीटीआई की लीगल स्ट्रैटेजी का? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पर बात करेंगे। आखिर में मुल्क छोड़ने की डेडलाइन दे दी गई है अफगान पनाहगज़ीनों को। इस पे बात करेंगे, साथ साथ कि इसके क्या असरात हैं और क्या ये एक प्रैक्टिकल डेडलाइन है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस पर ज़रा एक जायज़ा लेंगे, लेकिन आगाज़ करते हैं नवाज शरीफ साहब के हवाले से। आज शहबाज शरीफ साहब ने एक बड़ी तवील लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज ये ऐलान कर दिया कि बार बार ये सवाल पूछना छोड़ दें कि नवाज शरीफ क्या वापस आएंगे भी या नहीं। आज उन्होंने दोबारा कहा कि 21 तारीख को नवाज शरीफ साहब मुल्क वापस आ रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे सवालात भी हुए, उनके जवाबात भी दिए गए। जो सबसे अहम बात थी वो यही थी कि क्या ये डील करके वापस आ रहे हैं। जाहिर सी बात है किसी के जहन में यही सवाल है। इसका जवाब शहबाज साहब ने क्या दिया, सुनिए। कि वो जो डीलों की बातें हमारे वाले से बेबुनियाद बातें जो होती रही हैं, अगर डीलें होती तो फिर नवाज शरीफ को डील मिलती, मुशर्रफ दौर में उसको जलावती काटनी ना पड़ती। तो कोई डील नहीं है, शहबाज साहब ने ये बात कर दी। दूसरा अहम सवाल जो हर कोई पूछ रहा है, आज हम भी पूछेंगे अपने मेहमान से कि जी बयानिया क्या होगा, क्योंकि वोट को इज्जत दो का जब बयानिया अपनाया तो पंजाब के अंदर बड़ी पजीराई मिली। 2018 के अंदर भी बड़ी ज्यादा वोट पड़ा। अब जब 18 महीने की हुकूमत का एक बोझ भी है तो बयानिया क्या होगा, इस पे शहबाज साहब ने क्या कहा, सुनिए। वोट को इज्जत दो अपनी जगह है, और ये जो आप कह रहे हैं कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट, तो वोट को इज्जत दो का मतलब यह है कि वोट मिला, उसके नतीजे में वोटरों की खिदमत करो। अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि ये बयानिया बदलता रहा है। 2018 से अगर हम शुरू करें तो सजा के बाद नजरियाती हो गई थी नवाज लीग। उस वक्त के जो बयानात थे, उस वक्त के जो स्लोगन थे, सो कुछ 8 किस्तें हैं जिसमें बतदरीज बयानिए ने मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार की हैं। किस्त नंबर 1, जब सबसे पहले सजा हुई और उस वक्त हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को ललकारा और उन्होंने कहा कि वोट को इज्जत देनी पड़ेगी। इस नारे को पजीराई भी मिली। उस वक्त पहली जो किस्त थी जहां पर ये बिल्कुल एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानी के साथ पीएमएलएन उभर रही थी, उस वक्त वो क्या कहते थे, जरा सुनिए। वोट को इज्जत दो का जो नारा है ये घर घर फैल चुका है, ये गांव गांव फैल चुका है। अब ये रुकेगा नहीं मामला, और ये कौम हिसाब मांग रही और मांगेगी। उस वक्त नवाज शरीफ साहब कहा करते थे कि उनका मुकाबला किसी और सियासी जमात से नहीं है, डायरेक्टली खलाई मखलूक से है। खलाई मखलूक उस वक्त कोड वर्ड था इस्टेब्लिशमेंट के लिए। आपका मुकाबला, मेरा मुकाबला, मुस्लिम लीग नून का मुकाबला एक खलाई मखलूक के साथ है। अपने तहादियों को भी उस वक्त बड़ा मुतासिर किया नवाज शरीफ साहब ने। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि मैं जेल में मिल के आया हूं नवाज शरीफ साहब को, वो नजरियाती हो गए। मियां साहब ने खुद कहा है कि वो अब नजरियाती बन गया है और नजरियाती कमिटमेंट के साथ इंशाअल्लाह ताला ये जो सियासी जदोजहद अपना जारी रहेगा। फिर हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब की तिबी ग्राउंड के ऊपर बेल होती है और वो मुल्क से बाहर इलाज के लिए चले जाते हैं। और उस वक्त तमाम अखबारात के अंदर हमने ये खबरें भी देखी, उसको दोबारा आपके सामने हम पेश किए जाते हैं कि वफाकी काबीना ने उस वक्त कोई रुकावट नहीं डाली, ना चैलेंज किया इस फैसले को, बल्कि फैसिलिटेट किया गया उस वक्त नवाज शरीफ साहब को मुल्क से बाहर जाने के लिए। बाद में ख्वाजा आसिफ साहब ने कई मुकामात पे कई इंटरव्यूज़ में एक्सेप्ट किया कि इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से और उनके से बात करने के बाद नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर गए थे। When I entered, नवाज शरीफ साहब को बाहर भी तो भेज दिया ना कन्विक्शन। कौन सा कॉन्विक्ट पहले पाकिस्तान इन्होंने नहीं भेजा, इन्होंने वो तो एस्टेब्लिशमेंट ने भेजा। चल नहीं, थ्रू कोर्ट ऑर्डर ही गया। मेरा मतलब है कोर्ट ऑर्डर भी जो एस्टेब्लिशमेंट ने करवाया। फिर आता है अगला चैप्टर, किस्त नंबर 2। लंदन जाकर भी शुरू में जो था वो हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से एक बड़ी ही कैलकुलेटेड अप्रोच अपनाई नून लीग ने, और जो बयानिया था उस वक्त वो भी कन्फ्रंटेशन का नहीं था। ये एक डॉन के अंदर कार्टून था जो छपा था उस जमाने में, दिसंबर 2019 में, जब जनरल मुशर्रफ केस का फैसला आया था और नून लीग की खामोशी पे उस वक्त डॉन ने कहा था कि ये बहुत पुरस्कार है, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग कार्टून है, ये आप देख सकते हैं, 23 दिसंबर 2019 का।
उसके बाद जनवरी 2020 में वो एक अजीम मौका आया जब एक्सटेंशन के लिए वोट देना था। नून लीग ने उस वक्त भी अपना जो वजन है वो एक्सटेंशन के लिए की गई जो कानून साजी है उसके हक में डाला। अब वो क्लेम करते हैं कि हमने डायरेक्टली एक्सटेंशन नहीं दी, लेकिन जिस कानून ने इनेबल किया उस एक्सटेंशन को, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाय द वे लीड किया था, उसमें अपना वजन नून लीग ने क्लियरली एक्सटेंशन के हक में ही डाला था। बाद में राना सनाउल्लाह साहब ने चंद हफ्ते पहले एक इंटरव्यू में बताया जी कि उस एक्सटेंशन के बदले इमरान खान साहब की हुकूमत को से निमटना था, इसलिए हमने वोट दिया। राना साहब की ज़बानी सुनिए। बावजूद इसके कि जनरल बाजवा वही आर्मी चीफ है जिनको आपकी पार्टी ने एक्सटेंशन के ऊपर साइन किए और बाकायदा एहतमाम किया उनको 3 साल मजीद देने का। ये फैसला जो हमने किया तो उस फैसले के बाद में जो असरात मुरतब हुए तो उनमें हमें अपने हदफ को हासिल करने या वो फितना और वो फसाद जो इस मुल्क पे मुसल्लत था और वो जिस ग्रेविटी के साथ मुसल्लत था उसको कम करने या उसको फेस करने में हमें मदद मिली। तो इसलिए इस सूरत हाल में बाज़ चीज़ें जो हैं वो नज़र और तरह से आ रही होती हैं, लेकिन उनके इम्प्लाइड जो असरात होते हैं वो कुछ और तरह से होते हैं। फिर एक तीसरा फेज़ आया। वो तीसरा फेज़ था 2020 में 16 अक्टूबर के करीब, जब नवाज शरीफ साहब ने थोड़ी बहुत फिर उस वक्त जो जनरल बाजवा के हवाले से स्टेटमेंट देना शुरू की और कहना शुरू किया कि हमारी चलती हुई हुकूमत को इन्होंने फारिग किया था। तो फिर दोबारा थोड़ा सा बयानिया जो था वो दूसरी तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गया। क्या का नवाज साहब ने सुनी। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, ये सौगात आप ही की दी हुई है। आप ही इस मुसीबत की मारी कौम की परेशानियों का मूजिब है। कमर जावेद बाजवा साहब, आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया और मुल्क और कौम को अपनी ख्वाहिशात की भीन चढ़ाया। इस तकरीर के बाद पीएमएलएन पे सख्तियां बढ़ गई और ये तकारीर नवाज शरीफ साहब की उस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई भी नहीं जाती थी। ऑनलाइन लोगों ने जाकर ये खिताब सुना था। इस वक्त नवाज शरीफ साहब ने बड़ी सख्त स्टेटमेंट और बड़ा एक सख्त बयानिया अपनाया था और अपने वोटर को चार्ज कर दिया। फिर आती है जी अगली केस, चौथी केस, जब पीटीआई के इर्द गिर्द हमने देखा कि घेरा तंग हो रहा है गवर्नमेंट के, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा है। उस दौरान फिर मुतवातिर बार ये सवालात पूछे जाते रहे पीएमएलएन की क़यादत से, जिसमें शहबाज साहब भी हैं, मरीम नवाज साहिबा भी हैं, कि भाई ये क्या मामला था। क्या अब जो है नवाज शरीफ साहब के वो वाले 2020 के बयानात उन पे आप लोग कायम हैं। तो मरीम साहिबा ने उस वक्त कहा था कि नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़। गुजरावाला जलसे में पीडीएम के नवाज शरीफ ने सिटिंग आर्मी चीफ पर इल्जाम लगाया था कि इलेक्शन उन्होंने चुराया है। तो क्या वो आपके पास सबूत है और क्या ये इल्जाम दुरुस्त था, आज भी दुरुस्त है? आपके वालिद कहते हैं वो जनरल बाजवा ने चुराया और उनका नाम भी लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर छोटी मोटी शरारतें रिपोर्टर्स करते रहते हैं। शहबाज साहब जब वजीर आज़म बनने लगे तो उस वक्त भी किसी ने शरारतन सवाल पूछा, जी जो आप ये बात कहा करते थे सिलेक्टर्स के हवाले से, अब गवर्नमेंट आ रही है तो वो जो सिलेक्टर्स का कोई एहतसाब वगैरह करने का आपका प्लान है? तो शहबाज साहब भाप गए सूरत हाल को। उन्होंने कहा आपके चक्कर में मैं नहीं आने वाला। मगर क्या सर सिलेक्टर्स के खिलाफ भी कोई, जब आप मुशाहिद बनेंगे तो कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी, या फिर कोई ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने आपसे माफी मांगी है या आपने माफ कर दिया? ये कोई सवाल नहीं। मैं आपके जो है ना चक्कर में मैं नहीं आऊँगा। और फिर कह के गूंजे, जाहिर सी बात है वेल लेफ्ट कर दिया शहबाज साहब ने। उस वक्त मौका भी नहीं था, ना वहाँ पे गुंजाइश थी, ना कैपेसिटी थी कि किसी एहतसाब की बात हो। तो एक बड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाई शहबाज शरीफ साहब ने। अब जाकर सेनेटर मुशाहिद हुसैन साहब ने ये एडमिट कर लिया कि पीडीएम को इस्टेब्लिशमेंट लेकर आई थी और ये जो तमाम जो लड़ाई थी, ये जो तमाम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंसेस के बेनिफिशरीज, जाहिर सी बात है पीएमएल पीपल्स पार्टी। का भी जो इशू था वो लड़ाई उसकी बाजवा से हुई और उसके बेनिफिशियरी हम बने। ये सॉफ्ट कू हुआ खान के खिलाफ जिसमें पार्लियामेंट का रोल था। तो पीडीएम को वही लेकर आए सर? अब बिल्कुल उनके साथ मिलकर साथ ले आए, जॉइंट ऑपरेशन था। उसके बाद जाहिर सी बात है हम आपको दोबारा दिखाते हैं कि किस तरीके से मुख्तलिफ पीएमएलएन के ट्विटर अकाउंट से जनरल बाजवा साहब की तारीफें होती रहीं।
PMLN के अपने जो ऑफिशियल अकाउंट है उसमें जो अलविदाई मुलाकात के ऊपर भी तस्वीरें थीं, फिर कुछ हैशटैग्स चलाए गए, कुछ ट्रेंड्स चलाए गए, वी स्टैंड विद जनरल बाजवा। तो इस दौरान ये भी जो है बयानिए को कंफ्यूजिंग रखा, उनके अपने वोटर्स और फॉलोअर्स को भी ये समझना मुश्किल हो गया कि इस वक्त जमात किस तरफ खड़ी, क्योंकि शहबाज साहब की तो बड़ी पब्लिक पॉस्चरिंग थी, हमने देखा कि उस वक्त जनरल बाजवा साहब के बाद। लेकिन फिर इस दौरान मरीम नवाज साहिबा गाहे बगाहे बताती रही कि अभी भी जो हुकूमत है कहने को तो PMLN की है, लेकिन सरपरस्ती इमरान खान साहब की हो रही। तो कहा जाता है ना कि 8 महीने की हुकूमत है, ये हुकूमत 28 नवंबर के बाद शुरू हुई है। हमारी हुकूमत 28 नवंबर के बाद शुरू हुई, उससे पहले लाडली के सरपरस्त मौजूद थे। काबीना से आखिरी जो खिताब था उसमें तो शहबाज साहब ने इन वेरी डायरेक्ट और क्लियर वर्ड्स शुक्रिया भी अदा किया जनरल बाजवा साहब का। ये ऑन टेप है, ऑन रिकॉर्ड है, दोबारा आपको सुनवा देते। जो बाहर से जो इमदाद आई दोस्त ममालिक से, बरादर ममालिक से, हिस्सा बकदर जुस्सा हमने उसको तकसीम किया। इस लिहाज से मैं आप सबको आपको शुक्रिया अदा करता हूँ, और ज़माने में सबा सलार जनरल बाजवा थे, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद 19 सितंबर यानी कि कोई 1 महीने पहले ये दोबारा मामला जब सामने आया, नवाज शरीफ साहब की वापसी का जिक्र हुआ, तो उन्होंने एहतसाब का नारा बुलंद कर दिया उन जजेस के खिलाफ, उन जर्नल्स के खिलाफ जिन्होंने उनकी हुकूमत को चलता किया था। जाहिर सी बात है फैज़ और बाजवा साहब का नाम भी उसमें शामिल था। नवाज शरीफ साहब ने जब ये स्टेटमेंट दी तो उसके बाद बड़ी तेज़ी से तब्दीली आई, उनकी जमात के अंदर भी मज़ीद मुशावरत और मसालत शुरू हो गई। नवाज साहब की स्टेटमेंट सुनिए और उसके बाद गुज़श्ता 10-11 दिन में किस तरीके से इस बयानी को दोबारा मैनेज किया गया। बात करेंगे। हमारे साथ मियाँ जावेद लतीफ़ साहब मौजूद हैं, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम नवाज शेखुपुरा से हमारे साथ बराह रास्त है। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आज शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम सुन रहे थे, 21 तारीख को उनका कहना है कि अब नवाज शरीफ साहब हर हाल में आ रहे हैं। कमिंग फ्रॉम शहबाज साहब, अब जो बीच में कुछ 2 दिनों से आप देख रहे हैं खबरें चलाई भी जाती हैं, चलवाई भी जाती हैं, कुछ ख्वाहिश होती है, कुछ खबर होती है कि शायद PMLN के अंदर एक ग्रुप उन्हें मशवरा दे रहा है कि अभी आप वापस ना आए। तो ये क्या ऐसा वाकई था? क्योंकि शहबाज साहब को आज आके खुद क्लियर करना पड़ा। तो ये जो 2-3 दिनों से ये चहमगोइयाँ थी, रूमर्स थी, इनमें कितनी हकीकत थी, कितनी ख्वाहिश थी? देखें मारिया, पहली बात तो ये है कि जमातों के अंदर राय ज़रूर हर जमात के अंदर मुख्तलिफ राय हर इशूज़ पे होती हैं, मगर लीडरशिप जब कोई हतमी फ़ैसला कर लेती है तो फिर किसी की राय कोई और हो मगर सब मानते हैं। ये डिसिप्लिन का तकाजा भी होता है। और जब नवाज शरीफ ने फ़ैसला कर लिया ख़ुद से वापस आने का, तो अब तो इसमें कोई 2 राय है ही नहीं, ना कोई सोच है, बल्कि हर पाकिस्तानी की तरह जमात का हर फ़र्द जो है वो खुश है कि एक होप है कौम को कि इस दलदल में फंसे पाकिस्तान को एक उम्मीद रखते हैं लोग कि नवाज शरीफ ही निकालने की पोजीशन में हैं। तो अब तो ये सवाल करना भी मुनासिब नहीं है और सवाल बनता भी नहीं है, क्योंकि 21 को बफज़ल बारी ताला वो पाकिस्तान आ रहे हैं। मगर आपने जो अपने इंटरव्यू में जो कुछ बातें कहीं, अगर इजाज़त दें तो मैं उस पर थोड़ी अर्ज़ करना चाहता हूँ। हाँ। आपने बात की कि वोट को इज़्ज़त दो, कहाँ गया भाई? बात यह है कि वोट को इज़्ज़त दो का मकसद क्या है कि आप वोट जिसको देते हैं उसी का वोट निकलना चाहिए। आप जिस मकसद के लिए वोट देते हैं, अगर वो जमात कामयाब होती है तो उस पर अमल करें। हर जमात की डिमांड, ख्वाहिश और मंशूर है कि हम आइन कानून की बालादस्ती के लिए काम करेंगे, अदारों को इस्तेहकाम देंगे। हाँ, वो अलग बात है कि जो जमात बरसरे इक़्तिदार आती है तो फिर उसकी अपनी तरजीहात होती हैं, जिसको आप बयानिया कहते हैं। सही। अब आ जाएं कि सिविलियन तो हमेशा ये बात करता रहा है, वो फातिमा जना से जुल्फ़िकार अली भुट्टो, नवाज शरीफ तक, कि अगर आइन कानून की बालादस्ती होगी तो मुल्क खुशहाल होगा। और जब जब आप आइन कानून पे अमल नहीं करते तो मुल्क है वो अंधेरों में डूबता है। अब आ जाएं कि सिविलियन को इसलिए उनकी ख्वाहिश या डिमांड या ज़रूरत को नज़रअंदाज किया जाए क्योंकि ये सिविलियन है और ये ताकतवर हलकों के लिए एहतसाब की बात करते हैं या उनके
जो कटहरे में लाने की बात करते हैं, तो मैं आ जाता हूं कि आप देखें कि अदल देने वाला जो अदारा है, अब देखेंगे ना कि उस अदल देने वाले अदारे ने, उसके मुनसफ ने, उसके जस्टिस ने फैजाबाद धरने की एक जजमेंट दी है, ठीक है, और उसमें वो तमाम चीज़ों का जो है वो एड्रेस की हैं कि किन वजूहात की बिना पे ये धरने होते हैं और कितना फिर नुकसान होता है। सही। और इसी तरह 9-10 मई को एक वाकया हुआ है जिसमें अदारे के अंदर बगावत पे उकसाया गया, मनसूबाबंदी की गई। अब सिविलियन एक पास तरफ रख दें, ये दो अदारे जो हैं इनकी अपनी जजमेंट और अदारे के अंदर बगावत जैसा जो सहूलतकार थे, अब देख लेते हैं कि उनको कटहरे में कौन लेकर आता है, उस पे अमल होता है या नहीं। चले, अब अगर आपका तो ये अमल नुक्ता हो आ गया जाएगा, मियां साहब, अब आपका एक नुक्ता सेकंड, अगर तो मेरी बात सुन लें, अगर तो अमल हो जाएगा तो हम समझते हैं कि सिविलियन कमजोर अरादों के मालिक होते हैं, वो अमल दरामद नहीं करवा सके। ठीक है, मगर अगर ये अदारे करवा लेते हैं अपनी जजमेंट और अपने अदारे के अंदर बगावत पे उकसाने वाले या सहूलतकारों को सजा दे लेते हैं, तो हम समझेंगे कि चलें किसी जगह से ही सही, कम से कम काम का आगाज तो हुआ। ठीक है, ये है चलिए, असल ये आपका नुक्ता आ गया ना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपने कहा नवाज शरीफ साहब 21 तारीख को आ रहे, इसमें तो कोई अब दो सवाल ही नहीं है। पहले की जो स्ट्रैटेजी थी जो आपने बताई थी वो ये कि डायरेक्टली वो मीनारे पाकिस्तान जाकर वहीं जलसा करेंगे, अभी भी क्या ऐसा ही होगा या ये पूरी रैली लेकर जाना है, पूरे लाहौर की सड़कों से होते हुए आगे जाएंगे? अब वो जो फाइनल प्लान है उसको तश्कील दे दिया? देखें, ये फाइनल जो प्रोग्राम है कि इंशाल्लाह वो एयरपोर्ट से सीधे मीनारे पाकिस्तान आएंगे और मीनारे पाकिस्तान कौम से खिताब करेंगे। ठीक है। अब आ जाएं, कुछ लोग सवाल करते हैं इस्तकबाल ये ओ भाई, बात ये है कि मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका था कि इस्तकबाल कैसा, नवाज शरीफ को जब हम कहते हैं तो वो कहते हैं कैसा इस्तकबाल, किस चीज़ का इस्तकबाल, कि क्या हम कोई चीज़ फतह करके आ रहे हैं, क्या 2017 का पाकिस्तान दोबारा से जो हम बना चुके हैं जिसके लिए मेरा कोई इस्तकबाल किया जाए। हाँ, मैं मीनारे पाकिस्तान पूरी कौम को इकट्ठा करके एक नए बलबले, जोश, जज्बे और एक तजदीद अहद ज़रूर करना चाहता हूँ ताकि इस गर्दाब से पाकिस्तान को निकाला जा सके। ठीक है मियां साहब, लेकिन उसकी एक दरमियान में कानूनी रुकावट है गिरफ्तारी की, बिकॉज वो अजीजिया केस के अंदर वो जो है उनको मफरूर, आप उसको जजमेंट को कहें गलत है, बाइस्ड है, पॉलिटिकली मैनेज्ड है, लेकिन टेक्निकली तो वो इस वक्त वहां पर उनका जो स्टेटस है वो तो मफरूर का है। सो उसकी जो कानूनी रुकावट है, क्या गिरफ्तारी के लिए कोई आप लोगों ने ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि कोई हिफाजती ट्रांजिटरी बेल मिलेगी, गिरफ्तारी नहीं होगी, वो जा पाएंगे मीनारे पाकिस्तान? देखें मारिया, जो कुछ 2017 में जिन किरदारों ने पाकिस्तान के साथ खलवाड़ किया वो सिर्फ नवाज शरीफ की दुश्मनी में नहीं, उन्होंने पाकिस्तान से दुश्मनी की। अब आ जाएं कि अगर हमें कोई ख़तरा होता तो हम फिर ये मीनारे पाकिस्तान जमा होने की बजाय एयरपोर्ट इकट्ठे होते। ठीक है। और अगर एयरपोर्ट इकट्ठे होते तो हमारे ज़हन में ये मंसूबा होता कि पेट्रोल बम, कोई गलेल बरदार, कोई मसल्ला जत्थे तैयार करने हैं। हमारे जहन में ऐसी कोई बात ना है, न थी, इसलिए कि हमें तो जहर भी दिया गया तो हमने मसल्ला जत्थे तैयार नहीं किए, हमें तो बेगुनाह होते हुए नाहल कर दिया गया, हमने मसल्ला जत्थे तैयार नहीं किए, हमें तो ताहियात नाहल कर दिया गया तो हमने मसल्ला जत्थों का इस्तेमाल नहीं किया। गिरफ्तारी का कोई खदशा नहीं है? मेरा तो सवाल ये है कि क्या गिरफ्तारी का आप लोगों को कोई खदशा नहीं है? ये कहीं ना कहीं बात तय है कि नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार नहीं होंगे? कानून का जो कानून है उसका सामना करेंगे, कानून अपना रास्ता बनाएगा, हमारी बेगुनाही अपना रास्ता बनाएगी कानून के सामने। सर, कानून के सामने तो बड़ी वास्ट स्टेटमेंट है ना। टेक्निकली जब वो आएंगे उनको गिरफ्तार होना होगा, उसके लिए क्या कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, क्या कानूनी तौर पे पेशबंदी कर रहे हैं आप लोग? क्योंकि कानून में फिर भी आपको टेक्निकलिटीज तो करनी पड़ेगी ना। क्या इससे पहले इसहाक डार और कुछ और लोग जो हैं पाकिस्तान आए और उन्होंने इंटरिम बेल ली नहीं है, राहदारी बेल ली नहीं है, अदालतों के सामने सरेंडर नहीं किया? हम भी करेंगे।
ٹھیک ہے. تو سر یعنی جیل سے نواز شریف صاحب باہر جائیں گے, جب وہ واپس آئیں گے تو یہ کیس تھوڑا ڈیفرنٹ ہے نا, کیونکہ وہ جیل سے گئے, پھر وہ ان کا سٹیٹس جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا, اشتہاری کا ہے. ڈار صاحب کا یہ نہیں تھا, فرق تھا. ماریا ایک سیکنڈ, نہیں بڑا فرق ہے, یہ بات درست آپ کہہ رہے ہیں. فرق یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو جیل کی دیواریں پھلاند کے نہیں گئے, کوئی بارڈر کراس کر کے نہیں گئے. انہی عدالتوں سے, انہی انتظامیہ سے, اس وقت کی جو انتظامیہ تھی, اس وقت کی جو حکومت تھی, اس وقت کی جو عدالتیں تھیں, سب نے کلین چٹ دی تو نواز شریف پاکستان سے سر وہ سٹیمپ پیپر پہ گئے تھے شہباز صاحب کی ریٹن گارنٹی پہ کہ وہ آ جائیں گے 8 ہفتوں بعد, وہ نہیں آئے نا. وہ یہ بڑی ٹیکنیکل, 4 سال بعد ضرور آ رہے ہیں, لیکن جس گارنٹی پہ گئے تھے اس پہ بھی واپس نہیں آئے. اس لیے آپ 4 سال کے اندر جو پاکستان کے حالات آپ نے بنائے ہوئے تھے, پھر اس وقت بھی ان حالات پہ سوالیہ نشان ہے نا کہ کسی پاکستانی کی, کسی پاکستان کے محسن کی عزت زندگی اس وقت محفوظ تھی. اگر محفوظ تھی تو وہ ضرور آتے, اور اگر نہیں تھی تو وقت بدلا ہے تو آج پاکستان آ رہے ہیں. سر یہ ڈار صاحب نے کہا کہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیا ہے باجوہ صاحب اور فیض صاحب کا معاملہ, کیا یہ پارٹی کی فائنل پوزیشن ہے؟ کیونکہ ڈار صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو ہم یہ زوم کریں گے اٹس کمنگ رائٹ فرام نواز شریف صاحب. یہ ہے اب اس وقت. دیکھیں ماریا, جہاں تک اللہ پہ چھوڑنے کا سوال ہے تو ہمارا پختہ ایمان ہے کہ اللہ پہ پہلا ایمان مسلمان کا ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں انصاف دے گا, اللہ ہمارے پہ رحم فرمائے گا. اور آج یہ دیکھیں کہ جو کردار تھے نہ صرف بے نقاب ہوئے, بلکہ جو ان کی پاکستانی قوم میں بے توقیری ہو رہی ہے وہ بھی سب کے سامنے. اور نواز شریف کو اللہ نے 4 نئی سیاسی زندگی دی, اور 4 دفعہ نواز شریف نے آئین قانون کی بالادستی کی کتاب کھولی. ابھی کیا سٹیٹس ہے اس بار, اللہ پہ چھوڑ رہے ہیں یا اس بار پاکستان کے اندر؟ ماریا ایک سیکنڈ, پاکستان کے اندر طاقتور حلقوں نے جس پہ ہاتھ ڈالا اس کو ملیا میٹ کر دیا, نام و نشان مٹانے کی کوشش کی. اور نواز شریف کو اللہ نے جب نئی زندگی دی سیاسی, تو نواز شریف نے پھر سبق وہیں سے شروع کیا جہاں سے وہ توڑا گیا تھا, اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ آئین قانون کی بالادستی کے بغیر پاکستان نہیں چل سکتا. سر وہ تو سمجھتے ہیں سر, ان کی جماعت میں باقی ان کے ارد گرد لوگ نہیں سمجھتے, ان کے بھائی نہیں سمجھتے. ڈار صاحب نے کہا ہم نے اللہ پہ چھوڑ دیا معاملہ. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے کہ انتقامی بات نہیں کرنی. نواز شریف صاحب بالکل سمجھتے ہیں, میں آج بھی بلیو کرتی ہوں, لیکن ارد گرد باقی لوگ نہیں سمجھتے. ماریا یہ بتائیں, میں نے تو اپنی بات کے آغاز میں ہی آپ کو کہہ دیا تھا, اگر آپ نے غور سے سنا نہیں تو میں دہرا دیتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میں 2017 کے کرداروں کو احتساب کے کٹہرے میں لانے کی ڈیمانڈ کرتا ہوں تو آپ اس کو اگر انتقام کہتے ہو تو میری بات کو ایک سائیڈ پہ رکھ دو. میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ کیا جو عدل کرنے والا ادارہ ہے اس کے منصف نے ایک ججمنٹ دی فیض آباد دھرنے کی, اور اس پر اس کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا گیا دباؤ میں لانے کے لیے, 2 سال تک اس کو رسوا کیا گیا بے گناہ ہوتے ہوئے. اور دوسری طرف آپ دیکھیں 9-10 مئی کو جن لوگوں کو وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ چیف بنے, ان کے خلاف بغاوت کی منصوبہ بندی کی, اور 9-10 مئی کو جو کچھ کیا گیا پاکستان کے اندر, اگر ان لوگوں کو ہی آپ سزا دے لیں گے تو میں سمجھوں گا کہ کہیں تو ٹھیک بات ہے, آپ نے صحیح آئیڈینٹیفائی کیا. میں تو پوچھ رہی ہوں پی ایم ایل این کے حوالے سے کیا پالیسی؟ سر وہ تو obviously کیس چل رہا ہے, اللہ پہ چھوڑ دیا یا بھی آ کے اس کو پرسو کریں گے آپ, پی ایم ایل این پرسو کریں گے؟ میرا بڑا اسپیسیفک سوال ہے. دیکھیں بات کلیئر ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ 2017 کے کردار ان سے نقصان پاکستان کو پہنچا ہے, مگر وہ ان کے بھی مخالف ہیں لہٰذا ان کو سزا نہیں دینی چاہیے, تو میں یہ کہتا ہوں کہ فیض آباد دھرنے کی جو ججمنٹ ہے, ان کے جو ملزم ہیں یا 9-10 مئی کے جو منصوبہ ساز ہیں, سہولت کار ہیں, ہم آئے تو ان کو سزا ضرور دیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ میاں جاوید لطیف صاحب موجود ہیں. بریک پہ جائیں گے. جب واپس آئیں گے تو پاکستان تحریک انصاف کی جو قانونی ٹیم ہے, ان کی جو قانونی اسٹریٹجی ہے, اس میں بہت سارے ایمبیگوٹی اور کنفیوژن ہے. یہ کون لیڈ کر رہا ہے اس پوری لیگل اسٹریٹجی کو؟ بریک کے بعد پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक। लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी मुश्किलात इस वक्त मजीद बढ़ने जा रही हैं। उस्मान डार साहब का एक मुय्यना इंटरव्यू भी सामने आया। टेलीविजन के ऊपर दिए गए इंटरव्यू की कितनी वक़्त होती है, क्या वो अदालत के अंदर गवाही देनी पड़ेगी या टेलीविजन इंटरव्यू ही काफ़ी होते हैं, इससे बहुत सारे और सवालात भी हैं। साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कानूनी स्ट्रैटेजी है उसके मुतालिक भी कुछ मजीद बातें सामने आई। फॉर एग्जाम्पल अडियाला जेल में जब उनको शिफ्ट किया जाना था तो इस हवाले से अदालत ने बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशंस दी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो PTI की कानूनी टीम ने उस जेल में शिफ्ट करने के हवाले से अपना मौक़िफ़ बदला, उस पर अदालत ने चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि प्रेस में आया है कि अडियाला जेल मुंतकली पर आपको इतराज़ है, जिस पे जो है ये पूरा जो मामला आगे बढ़ा। आपकी अपनी पिटिशन अटक से अडियाला मुंतकली थी, वो मंजूर हुई है, फिर ये प्रेस में आपकी तरफ से इतनी बहस क्यों चल रही है? मैं हैरान था, आपकी अपनी पिटिशन मंजूर हुई है, फिर ये आप क्यों कह रहे हैं? जिसके जवाब में वकील चेयरमैन PTI शेर अफजल बरवत साहब ने कहा कि हमें ये ख्याल था कि अडियाला जेल में B क्लास देंगे, लेकिन नहीं दी गई। पहले ये पिटिशन खुद की गई, जब ये जेल तब्दील कर दी गई तो तहरीक इंसाफ का जो इस हवाले से मौक़िफ़ था वो एटलीस्ट मीडिया में बहुत मुख्तलिफ था। ये भी कहा जो PTI के अपने वकील ने अदालत में गलती को माना। ये साइफर केस में खसूसी अदालत थी, उस केस के अंदर उन्होंने माना। उन्होंने कहा कि अटक जेल में वकला की मुलाकात बहुत आसान थी, अडियाला जेल में तो बहुत मसाइल हैं। शेर अफजल मरवत ने हतमी मुशावरत किए बगैर हाई कोर्ट और आपकी अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। नोट कर लें सब, शुक्र है आपने अडियाला जेल मुंतकली के हवाले से गलती माने तो सही, ये जज अबुल हसनाज जुल्करनैन साहब ने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने अटक जेल में इमरान खान को सहूलियात दी, फिर मुंतकली का आपने तमाशा क्यों लगाया है? तो इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शुएब शाहीन साहब, तर्जुमान चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत शुक्रिया शुएब साहब। लग रहा है ऐसे कि बहुत सारे जिसे कहते हैं ना कुक मिल के पकवान को गड़बड़ कर देते हैं, ऐसी कोई सूरत हाल है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त केस शायद उनकी सियासी बका का सबसे अहम केस में से एक है, ये इसमें ये कानूनी स्ट्रैटेजी में क्या यकसुई नहीं है? मरवत साहब अपनी तय ही पिटिशंस भेज रहे हैं, उसके बाद एहसास हुआ कि गलती हुई है तो अदालत में ये माना भी है। ये क्या स्ट्रैटेजी है या ये हिकमत अमली ही ऐसी थी? नहीं, देखें, पहली बात तो यह है कि अब इसलिए आपने 2 दिन पहले हमारा नोटिफिकेशन देखा होगा कि कोई भी लीगल इशू है या इमरान खान साहब के मुतालिक स्पेशली कोई भी गुफ्तगू है, वो 2 सिर्फ उनके तर्जमान हैं, वो एक मैं हूँ, एक बैरिस्टर गौहर साहब हैं। तो इसलिए ये अब कोई भी हमारे भाई दोस्त कोई भी उठ के किसी किस्म की जो गुफ्तगू किसी अदालत में करते हैं या बाहर आकर करते हैं, वो उनकी पॉइंट ऑफ व्यू की या उनके वर्जन की तर्जमानी नहीं होती। खान साहब ने पहले दिन से लेकर आज तक किसी जगह कभी भी ये नहीं कहा कि मुझे यहाँ शिफ्ट करें या मुझे ये फैसिलिटीज़ दें या मुझे कोई B क्लास दें या कोई C क्लास दें। ये पटिशन भी इमरान खान साहब के नाम से नहीं थी। दूसरी बात यह है कि ये उस वक्त पटिशन फाइल हुई थी कि जिस वक्त वो मैटर जो था इमीडिएटली जब एक मुतासिर ने फैसला किया, गो के ये अलग बात है कि वो अभी तक फैसला साइन नहीं हुआ, वारंट ऑफ अरेस्ट जारी नहीं हुआ है। लाहौर पुलिस ने फौरी तौर पर जा करके वहाँ जमान पार्क के दरवाजे तोड़ के उनको किडनैप कर लिया या जो बाद में आप कहें गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जो उस वक्त आर्डर था उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि इनको अडियाला जेल में रखा जाए, लेकिन रात को खबर आई कि जनाब नहीं, वो तो अडियाला जेल के बजाय अटक जेल ले गए हैं और उसका कोई स्पेसिफिक आर्डर अदालत से नहीं लिया गया। उस वक्त 2 पटिशन फाइल हो गई, एक तो मेन थी कि जो इस अपील थी और साथ ही आर्डर था कि इस सेंटेंस को सस्पेंड किया जाए, और वो बाद में चीफ जस्टिस साहब के पास जब लगी तो उन्होंने कहा 4 दिन के अंदर मैं इसकी सस्पेंशन का फैसला कर दूंगा। अडियाला जेल का मुताल्लिक शिफ्ट होने के बारे में उन्होंने कहा इसका फैसला मैं कुछ दिनों में करता हूं, और 4 दिन की बजाय उन्होंने 25 दिन में वो फैसला किया और जमानत कर दी। और सेशन जज इस दौरान उसने विजिट किया जो कि रूटीन विजिट होता है अटक का। उस वक्त उन्होंने वो रिपोर्ट जमा कराई जो कि पब्लिश हुई सब्सिक्वेंटली। उसमें उन्होंने कहा कि यस, वाशरूम है जो खुला वाशरूम है और उसके सामने कमरे के सामने कैमरे लगे हुए हैं और वो किसी लिहाज से ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। तो वो उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पर लिख के भेजा। और ये अलग बात है कि जो बाकी चीज़ें हैं, सहूलियात जो कि प्राइम मिनिस्टर की बनती है अंडर द रूल्स, वो नहीं दी गई। लेकिन इसके ऊपर भी खान साहब ने कभी ज़ाती तौर पर ये नहीं कहा। उनके सिर्फ 2 मुतालबात थे कि एक तो वॉक करने की इजाज़त दी जाए और एक एक्सरसाइज मशीन दी जाए। वहाँ थोड़ी बहुत वॉक की इजाज़त उनको थी, वहाँ वो एक टाइम स्पेसिफिक था, उनको वॉक करने की इजाजत मिल गई। तो फिर ये जो पिटीशन है मशीन के बारे में वहां भी नहीं मिली और यहाँ तक भी नहीं मिली। लिहाजा सिर्फ एक फिक्रा कह दूं, या एक फिक्रा कह दूं, वो ये कि ये फैसला ही 2 महीने बाद आया।
ٹھیک ہے. اس دوران وہ اپنی سیٹسفیکشن بتا چکے تھے کہ جناب میں سیٹسفائی ہوں اب یہاں اٹک میں, کیونکہ وہ جب رپورٹ آئی اس کے بعد اس کو واش روم کو ٹھیک کر دیا گیا تھا. تو میرا خیال ہے کہ یہ چونکہ سبسیکوینٹ لیٹ سٹیج پہ فیصلہ آیا ہے تو اس کے بعد یہ اس لیے کنفیوژن پیدا ہوئی ہے, کیونکہ ایک وکیل صاحب کا اپنا کوئی جاتا ہے, اس کا اپنا موقف ہوتا ہے, دوسرے کا دوسرا موقف ہوتا ہے. یہی چیز میں آئیڈینٹیفائی کر رہی ہوں, بیکاز ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ کوئی یکسوئی نہیں ہے, کوئی فوکس نہیں ہے, مختلف لوگ مختلف قسم کی وہاں پہ پٹیشن دائر کر رہے ہیں, کچھ وہ نہیں ہے, کوآرڈینیشن نہیں ہے. اب جا کے ایک آفیشیل نوٹیفیکیشن کے تحت ہمیں معلوم ہے, لیکن بالکل 2 مہینے لگ رہا تھا, ہر کوئی اپنی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد پہ چل رہا ہے, یہ امپریشن آ رہا تھا. جی ماریا, اس لیے 2 چیزیں اب ہم نے کر دی ہیں اس کو, جو اگر کوئی کمزوریاں تھیں اس حوالے سے, کیونکہ سبسٹانشل ایشوز پہ کوئی وہ نہیں تھا, لیکن جو اس حوالے سے تھیں کہ گفتگو کیا کرنی ہے, پوائنٹ آف ویو کیا لانا ہے, اس کے لیے یہ 2 اسپوکس پرسن ہیں, اور جو لیگل ٹیم ہے اس کے سربراہ ہمارے حامد خان صاحب ہیں, اور وہ کوارڈینیشن کر کے کون سا کیس کس کو دینا ہے اور کون سی بات ہے, کیا چیزیں ہیں اور ان کی فالو اپ کیا ہے, وہ اس لیے اب ہم نے اس کو سٹریم لائن کر لیا ہے. اس لیے کسی قسم کا کوئی ابہام باقی نہیں رہا. کیونکہ سر لگتا ہے کہ جیسے اٹیالہ میں منتقلی کے بعد تو سائفر کیس جس تیزی سے شاہ محمود صاحب اور عمران خان صاحب یہ تو فیسیلیٹیٹ کر دیا ہے, لگتا ہے کہ اس کیس کے آگے تیزی سے چلنے میں. تو میں اس لیے پوچھی تھی یہ کیا قانونی آپ لوگوں کی اسٹریٹجی ہے. تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں. یہ ماریا جی دیکھیں اگر تو یہ فیسیلیٹیشن کی بات ہے, آپ کا خیال ہے کہ انہوں نے اٹک جیل میں یہ نہیں کرنا تھا؟ آپ کا خیال ہے کہ وہ تو باہر تھے اس وقت جب یہ ہمایوں دلاور کیس چلا رہا تھا, وہ تو چیف جسٹس آف پاکستان نے, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ایڈمٹ کیا, آن دی فیس آف اٹ یہ انلیگل اینڈ وائڈ آرڈر ہے. آپ کسی کو سنے بغیر سزا کیسے دے سکتے ہیں, کسی کا حق کے دفاع کیسے ختم کر سکتے ہیں, اور پہلے 1.5 گھنٹے کے لیے کہتے ہیں یہ آپ کے جو گواہ ہیں بالکل یہ متعلق ہیں, 1.5 گھنٹے میں لے آئیے. یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا کیس ہے. جب ان کو کہا جی وہ کراچی میں بیٹھے ہیں, کوئی لاہور میں ہیں, ان کے لیے کم سے کم آپ 1 دن یا 2 دن دے دیں, انہوں نے کہا نہیں یہ غیر متعلقہ ہو گئے. تو بات یہ ہے کہ اس وقت کیا تھا, اصل مسئلہ یہ ہے کہ پش کسی اور جگہ سے ہو, ججز کرتا ہے جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. آج بھی سچویشن جو ہے, ہم تو جج جو ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب ہیں, انہوں نے بغیر پروڈیوس کیے عمران خان صاحب کو ان کی انڈیٹڈ ایک روپکار جاری کر دی کہ ان کو جیل میں رکھا جائے وہ سائفر کیس میں, اور وہ اس دن منظر عام پر آتی ہے جس دن وہ توشہ خانہ کیس میں ضمانت ہوتی ہے. دیٹ از دی ایکچوئل پرابلم. ایکچوئل پرابلم ہمارا یہ ہے کہ اوپر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ وہ ہیں, ہمارا لکھ کے ہم نے اعتراض کیا ہے اور ان کے خلاف ہم سپریم کورٹ میں بھی گئے ہوئے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں ہر کیس ہم نے آپ کی پولیٹیکل جو پوری لیگل ٹیم میں سے ایک جو وکیل تھے وہ علیحدگی بھی انہوں نے اختیار کر لی. بہت شکریہ. شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. تو آگے بڑھتے ہیں. آج شہباز شریف صاحب نے بہت ہی عجیب بات کی. جب ان سے ایک سوال پوچھا گیا عمران ریاض صاحب کے حوالے سے, تو انہوں نے ایسا ایکٹ کیا جیسے ان کو وہ جانتے ہی نہیں عمران ریاض کون ہے, اور جتنا وہ چونکے. اور انہوں نے مریم اورنگزیب صاحبہ سے پوچھا کہ کیا واقعی عمران ریاض ہمارے دور کے اندر غائب ہوئے تھے؟ مجھے اس کا علم نہیں. آپ بتا رہے ہیں. نہیں میں نے نہیں خیال میں ہمارے دور میں میرے علم نہیں. شہباز صاحب کو اگر نہیں یاد تو ہم ان کو بتا دیں کہ عمران ریاض خان صاحب جو تھے ان کے دور حکومت کے اندر عدالتوں میں پیش ہوئے. جب عدالت سے باہر نکلے تو ان کو نامعلوم جو کچھ شخصیات کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا گیا, اور پھر وہ 4-4.5 مہینے بعد واپس آ گئے. وزیر اعظم صاحب کو یہ بھی یاد دلا دیں کہ انہی کے دور حکومت میں ارشد شریف کا قتل ہوا ہے. ان کو یہ بھی یاد دلا دیں کہ انہی کے دور حکومت میں صابر شاکر کے اوپر بغاوت کے پرچے ہوئے ہیں. انہی کے دور حکومت میں سمیع ابراہیم, جمیل فاروقی کے اوپر جو ہے وہاں پر بغاوت کے سنگین چارجز لگائے گئے ہیں. انہی کے دور کے اندر عماد یوسف صاحب کو رات کو گھر کے دروازے توڑ کے اٹھایا گیا. چودھری غلام حسین صاحب کو گرفتار کروایا گیا FIA کے ذریعے. یہ سب کچھ انہی کے دور کے اندر ہوا. شاہد اسلم صاحب کو ایک سٹوری کرنے کے لیے سابق آرمی چیف کے اوپر اٹھا لیا گیا اور اس کے ان کے خلاف کیا کہ آج تک وہ ان کو بھگت رہے ہیں. یہ سب کچھ شہباز شریف صاحب کے دور میں ہی ہوا. ان کی لا علمی بہت ہی زیادہ ہمارے لیے چونکا دینے والی بات ہے. لیکن شہباز صاحب اکیلے نہیں ہیں, ان کی کابینہ کے مختلف افراد کو ایسے ہی شارٹ ٹرم میموری لاس ہوتا ہے. ذرا سنیے اور کس کس کو یاد نہیں کہ ان کے دور حکومت کے اندر صحافیوں کے ساتھ کیا ہوا. بریک پہ جاتے ہیں, واپس آئیں گے تو پروگرام میں ہم شامل کریں گے افغان پناہ گزینوں کے حوالے سے جو اگلا سیگمنٹ ہے. ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक। हुकूमत पाकिस्तान ने अभी बात ठान ली है कि इस मुल्क के अंदर जितने भी गैर कानूनी तौर पर रहने वाले तारकीन वतन हैं और जो मुहाजिरीन हैं, खास तौर पे अफ़गान जिनकी नेशनैलिटी है, उनके अब 30 दिनों के बाद ये मुल्क छोड़ना होगा। सरफराज बुगटी साहब, इंटीरियर मिनिस्टर, उन्होंने जो हुकूमती पॉलिसी है उसको वाज़े अल्फाज में कैसे बयान किया, आपको सुनवाते हैं। हमारे जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, इलीगल सिटीजन्स हैं, उनको हमने 1 नवंबर की डेडलाइन दी है और अगर 1 नवंबर तक नहीं जाते हम उनको डिपोर्ट करेंगे। अनरजिस्टर्ड इलीगल अफगान्स 1.73 मिलियन है। जनवरी से लेकर अभी तक हम पर 24 सुसाइड बॉम्बिंग्स हुई हैं। उस 24 में से 14 बॉम्बिंग्स जो हैं वो अफगान नेशनल्स ने किए। जो अफगान गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रह रहे हैं उनको जाना होगा 30 दिन के अंदर, लेकिन जाहिर सी बात है ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जिससे कन्फ्यूजन का भी बहुत बड़ा रास्ता खुलता है। फिर हुकूमत पाकिस्तान को ये क्लैरिफाई करना पड़ा फॉरेन ऑफिस को कि हम तमाम अफगान शहरियों की बात नहीं कर रहे, गैर कानूनी तौर पर रहने वाले अफगान नेशनल्स की बात कर रहे हैं। अफगान मुहाजिरीन से मुतालिक पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ है पाकिस्तान अफगान मुहाजिरीन की मेज़बानी जारी रखेगा। पाकिस्तान अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ नहीं बल्कि गैर कानूनी मुहाजिरीन के खिलाफ है। पाकिस्तान अफगान मुहाजिरीन समेत तमाम गैर कानूनी रिहाइश पजीर बाशिंदों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, किसी खास शहरियत के खिलाफ नहीं कर रहा है। तो हुकूमत पाकिस्तान ने एटलीस्ट इस लेवल पे तो क्लैरिटी दे दी, लेकिन क्या ये क्लैरिटी निचले लेवल तक आ रही है या नहीं आ रही? एक नोटिफिकेशन हमारे सामने आया है और इसके अंदर जो ज़बान इस्तेमाल की गई है ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि आपके घर और फ्लैट में जितने भी अफगान बाशिंदे और फैमिली किराए पर रिहाइश पजीर हैं। अब यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की बात नहीं हो रही। लग रहा है कि इसमें जो कानूनी गैर कानूनी हर तरीके से जो लोग मौजूद होंगे वो इसकी जद में आ सकते हैं। तो जिस सेंसिटिविटी की ज़रूरत है, जिस स्मार्टनेस की ज़रूरत है, वो हमें लगता है कि निचले लेवल तक वो बात कन्वे नहीं हो रही है। क्या इस मुल्क में गैर कानूनी बाशिंदों को रहना चाहिए? इसका जवाब है हरगिज़ नहीं। लेकिन क्या 30 दिन के अंदर कोई भी अपनी ज़िंदगी समेट कर किसी भी मुल्क से अपने ख़ानदान को लेकर आगे जा सकता है जहाँ पे अनसर्टिनिटी हो, जहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, जहाँ पे माशरे के अंदर बिल्कुल भी किसी किस्म की सेंस ऑफ डायरेक्शन ना हो? ये भी एक बहुत बड़ा अहम सवाल है। और उससे अहम सवाल ये भी है कि इनको यहाँ पर बगैर किसी नेशनैलिटी के आने कौन देता है? कौन इस सारे निज़ाम से पैसे बना रहा है? कौन इससे मुस्तफ़ीद हो रहा है? और क्या इस तरह से लोगों को हरास तो नहीं किया जाएगा? क्या हमने एक नया भत्ता लेने का, लोगों से जो है मुआवजा लेने का, लोगों को तंग करने का निचले लेवल पे एक नया रास्ता तो नहीं खोल दिया है लोकल अथॉरिटीज़ के लिए? ये बहुत सारे सवाल हैं, इनका जवाब लेंगे। एहसानुल्लाह टीपू महसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया महसूद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। जो मैंने ये नोटिफिकेशन दिखाया है, देखिए निचले लेवल पे हुकूमत को भी क्लियर करना पड़ा कि हम ये गैर कानूनी तौर पर रहने वाले लोगों की बात कर रहे हैं। जो हमारा खदशा है, चाहे जो हमारा खौफ है कि कहीं ये ना हो कि जो इसके जद में कानूनी तौर पे रहने वाले लोग भी आ जाएं, ऐसे खदशात तो नहीं? एग्जैक्टली इस नोटिफिकेशन जो लैंग्वेज आप अगर देख लें तो उसमें कोई भी गैर कानूनी या इस तरह की बात नहीं की गई कि जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे ना हो या जिनके वीज़े एक्सपायर्ड हो उनको आप निकाल दें अपने घरों से। तो बहुत कन्फ्यूजन है और ये जो डिसीजन है ये एक एब्रप्ट डिसीजन यानी लग रहा है और उसमें रिएक्शनरी, क्योंकि अब पिछले कुछ अर्से से पाकिस्तानी गवर्नमेंट और तालिबान की जो हुकूमत है तो उनके बीच में जो ब्लेम गेम का एक सिलसिला है कि टीटीपी वहाँ से उठ के हमले करती है पाकिस्तान में। और इसमें इंटीरियर मिनिस्टर की बात ठीक है कि रिसेंट जो कुछ खुदकुश हमले हुए तो उसमें एक बड़ी तादाद अफगान तालिबान के जो फाइटर्स थे या जो फुट सोल्जर्स थे उन्होंने उसमें यानी वो आए थे, उन्होंने टीटीपी के रैंक्स ज्वाइन करके यहाँ पे हमले किए थे। लेकिन जो आम अफगान है यहाँ पे जो पिछले 45 साल से मुकीम है पाकिस्तान में, 3 फेजेस में ये लोग आए हैं। रूस अफगान जंग जब हो रही थी, फिर 9/11 के बाद, फिर 15 अगस्त के बाद जब तालिबान की हुकूमत आई, तो उनका यानी क्योंकि इसी सब्जेक्ट को हम कवर भी कर रहे हैं तो उनका इससे लेना देना नहीं है। वो अफगान तालिबान के लोग आके जो कि हमारे फेवरेट हुआ करते थे उन्होंने यहाँ पे ये कार्रवाइयाँ की हैं। और दूसरा ये कि जो वो डिपार्टमेंट जो ग्राउंड पे इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेंगे उनसे जब हमारी बात होती है और उनके जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो भी क्लियर नहीं है, वो भी यही गिला कर रहे हैं कि हमें फेडरल गवर्नमेंट से या इंटीरियर मिनिस्ट्री से कोई क्लियरिटी नहीं है कि हम इसको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। और दूसरा ये कि अभी तक यानी 25 दिन रह गए तो बॉर्डर क्रॉसिंग जो है यानी चमन और हम जो बड़े बॉर्डर क्रॉसिंग है वहाँ पे कोई हम अरेंजमेंट्स भी नहीं देख रहे हैं। और दूसरा ये कि ये 1.7 मिलियन वो फिगर है इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास कि ये अनडॉक्यूमेंटेड है, तो उनको यहाँ से निकालना, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि ये लोग वॉलंटियरली इस कम अरसे में यहाँ से निकलेंगे, तो उसके लिए जो अरेंजमेंट्स हैं हमारी कैपेसिटी है वो भी मुझे चीज़ नज़र नहीं आ रही। और ये लोग पूरे मुल्क में फैले हुए हैं,
صرف یہ نہیں کہ اسلام آباد میں یا قبائلی علاقے میں ہے یا صرف بلوچستان میں، کراچی میں ان کی پراپرٹیز ہیں، ان سے جب ہماری بات ہوتی، آج بھی کچھ یہاں پہ اسلام آباد میں مقیم جو افغان شہری ان سے بات ہوئی تو ان کے کمیونٹی لیڈرز ہوتے ہیں یہاں پہ، تو وہ بھی یہی کہ ہمارے پاس کوئی اس طرح کی نوٹیفیکیشن گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے کہ فلاں نے جانا ہے اور فلاں یہاں پہ اسٹے کر سکتا ہے، اور ان کے پھر بچے سکولز میں یہاں پہ ان کی انویسٹمنٹ ہے، اور یعنی انویسٹمنٹ پچھلے 40 سال سے یہاں پہ، ان کی فیکٹریز بھی یہاں پہ، انہوں نے بڑے بڑے گھر بھی لیے ہیں، اور وہ باقاعدہ حکومت جتنی بھی اتھارٹیز ہیں CDA کے پرمیشن کے ساتھ یا انٹیریئر منسٹری یا کچھ اور ادارے، تو میرے خیال میں یعنی یہ جو فیصلہ ہے بالکل ہونا چاہیے، یہاں پہ کوئی بھی انڈاکومنٹڈ آپ نہیں وہ کسی کو چھوڑ سکتے، لیکن 30 دن بہت کم ہے، اور سسٹمیٹکلی جو آپ کے پاس پوری کیپیسٹی ہونی چاہیے، مجھے تو ڈر یہ بھی ہے کہ اس کو ایکسپلائٹ نہ کیا جائے اور جو اس میں لیجٹمیٹ لوگ ہیں ان کو تنگ نہ کیا جائے، کیونکہ یہ ہوتا ہے اس معاشرے کے اندر کہ پیسے کے برعکس کے بدلے میں آپ کو جو رہنے دیا جائے، بلیک میلنگ دی، ایگزیکٹلی یہی ہے، اور یہاں پہ آلریڈی جو پراپرٹی مافیا ہے تو وہ ان لوگوں کے پیچھے وہ لگے ہوئے ہیں کہ جن کے گھر ہیں 20-25 کروڑ کے اسلام آباد کے جو اسٹیبلش سیکٹرز ہیں کہ آپ کم قیمت پہ ہمیں دیں، تو یہ یعنی میرے خیال میں اس سے حالات مزید خراب ہوں گے جو آلریڈی افغانستان کے ساتھ ہمارے بڑے خراب ہیں۔ بہت شکریہ احسان ٹیپو، ہم ایک آف سینٹی دینا چاہ رہے تھے کہ اتنی جلد بازی میں کیے گئے فیصلوں کی جو کیپیسٹی ہے کیا وہ ریاست نے اس حوالے سے اپنی تیاری کی ہے یا نہیں کی، اور جو خدشات ہیں یہاں پہ ملک کے اندر رہنے والے لیجٹمیٹلی جو لیگل ذرائع سے افغان شہری ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا، خیال رکھیے، خدا حافظ۔